एक हफ्ते बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शादी को लेकर मेरे मन में एक डर बैठ गया। उन्होंने मुझे सारे चीज़ों में रोक लगाने लग गए और सारे चीज़ों में ताना देने लग गए कि तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो, कि तुम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी हस्ती बनना चाहते हो। अवार्ड मिल रहा है तो उसको लेके वो खुश होने के बजाय वो मुझे ताने मार रहे कि ये अवार्ड को लेके क्या करो। उनके मुंह में हमेशा यही बात निकलती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम क्या कर लोगे, इतना पढ़ लिख कर कितने ही पैसे कमा लोगे। मैं पूछता हूँ कि तुम कर ही क्या लोगे इतना पढ़कर। ये क्वेश्चन सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माता पिता को भी सामना करना पड़ा था। अगर आप एक लड़की हो और एक गांव से बिलोंग करते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपने भी इस क्वेश्चन का कभी ना कभी सामना किया होगा। कभी किसी पुरुष ने भी पूछा होगा, कभी किसी औरत ने भी पूछा होगा। अजीब बात है ना कि एक औरत की आज़ादी का दायरा इतना छोटा कर दिया गया है कि वो रोजगार को ही मुक्ति समझ बैठी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता पंडा है। ये जो सुजाता से डॉक्टर सुजाता बनने का सफ़र है, ये इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। मैं पहले ही बता दूं कि मैं नेचुरोपैथी और योग की डॉक्टर हूं। योगा ने मेरी ज़िंदगी बदली। कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गांव झारता ग्राम से, जहां मेरा जन्म हुआ और वहीं से मैंने पढ़ाई शुरू की और वहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जब मैं 5 साल की थी तो मुझे पहला फिट्स आया, जो एपिलेप्सी की डायग्नोसिस हुआ, और तब से लेकर मेरे कॉलेज की पढ़ाई तक वो बीमारी मेरे साथ रहा। जब भी कोई भी चीज़ें मैं करने की आगे बढ़ रही थी, तो ये बीमारी मेरे सामने आ जाता था, एक रोक बनकर। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कॉलेज में भी अपनी साइंस लेके मैंने पढ़ाई शुरू की, साथ में मैंने अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और हर चीज़ में अच्छा चल रहा था। मेरे पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, मेरे एक्टिविटीज़ भी अच्छे चल रहे थे। बट जब मैं 12th की एग्ज़ाम देने गई, उस टाइम भी मेरी बीमारी ने मेरे साथ नहीं छोड़ा। तो उस टाइम भी मेरे बीमारी मुझे परेशान कर दिया। ठीक एग्ज़ाम से 3 महीने पहले मुझे सीवियर टाइफाइड हुआ, ब्रेन मलेरिया हुआ, फिट्स बढ़ा। तो उसी के साथ-साथ मेरे ट्रीटमेंट चल रहे थे और पढ़ाई भी चल रही थी। फिर मैंने एग्ज़ाम ब्रेक नहीं करा, लेकिन आगे फिर मैंने एग्ज़ाम अपीयर किया और पास भी हुआ। जब बारी आई ग्रेजुएशन की, उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम इतना बीमार रहते हो तो तुम आर्ट्स पढ़ लो। लेकिन मेरे मन था कि मैं साइंस पढ़ूं और साइंस पढ़ के मैं आगे रिसर्च में आऊं। तब मेरे जो स्ट्रगल की पहला सीढ़ी स्टार्ट हुआ कि सोसाइटी ने भी बहुत रोका, रिलेटिव्स ने भी बहुत बातें सुनाई कि लड़की को बाहर रख के पढ़ने का क्या मतलब है, लड़की को क्यों ग्रेजुएशन करवा रहे हो, उसका पढ़ाई हो गई उसको शादी करवा दो, पढ़ लिख कर वो क्या कर लेगी, आपको कितना पैसे कमा के दे देगी, तो उसको पहले शादी करा दो, उसके घर संसार बढ़ाने दो। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे पढ़ने बाहर भेजा और मैंने ग्रेजुएशन किया। साथ-साथ मैंने ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की भी तैयारी की और एसएससी जब क्वालीफ़ाई की, उसके एसएससी क्वालीफ़ाई करने तक का जो समय था, उस समय पे मैं जाके पापा के पास प्राइवेट कंपनी में भी काम किया और कुछ पैसे भी अर्न किया। बट उसी टाइम एग्ज़ाम के जस्ट बाद मेरे एक ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद मैं फिर बीमार पड़ गई। वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा, वो जॉब भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद बहुत देर तक मुझे रेस्ट पे रखा गया। जब रेस्ट से मैं थोड़ा-थोड़ा हील होने लगी, उसके बाद फिर मैं अपने आप स्टैंड होके फिर मैं स्ट्रगल की कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है। उस टाइम भी लोगों ने मुझे सपोर्ट करने की बजाय मुझे पीछे रोकने की, पीछे खींचने की कोशिश की कि अभी इसको शादी करवा दो, अब इसको जो बीमारी हो रही है इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस तरीके से बहुत सारे बातें बोलते हैं। जब एक लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो चारों तरफ से बहुत सारे रुकावट आती है। ये सब बीच में जब भी मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, मुझे अकेले रहना पड़ा, तब मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कोशिश किया कि मैं फिर से ठीक होके फिर अपना आप को स्टैंड करूँ, नौकरी करूँ और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ।
साथ ही साथ मैं अपने आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ मेरे फैमिली को भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकूँ। ये मेरे अंदर से एक स्ट्रॉन्गनेस था कि जिस वजह से मैं आगे बढ़ती गई। जब मैं इसी रास्ते में आगे बढ़ रही थी, फिर भी मेरे लाइफ में बीमारी का कुछ स्टेज चल रहा था, जिससे मैं मेडिसिन से ठीक नहीं कर पा रही थी। उस टाइम भी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और साथ में मैंने चुना एक योग की रास्ता, जिसमें मैं योग के लिए ऋषिकेश गई, हरिद्वार गई और वहाँ पे मैं गायत्री परिवार से जुड़ी और वहाँ पे मैंने जब गायत्री परिवार से जोड़कर कुछ साधना करने लगी, मैंने देखा कि मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मेरे मन की जो अशांत मन था, नेगेटिव थॉट्स था, वो सारे पॉजिटिव में आने लगे। तो मेरे एक अंदर जो एक पॉजिटिविटी बदलने लगी, तो उसी कारण मैंने सोचा कि योग को मैं अपने लाइफ में उतारूँगी और योग में मैं अपने करियर को बनाऊँगी। जिससे मैंने योग की पढ़ाई शुरू की, योग में सर्टिफ़िकेशन किया, डिप्लोमा किया, मास्टर्स किया, फिर मैंने पीएचडी किया। साथ ही साथ मैंने साइड में नेचुरोपैथी की भी डिप्लोमा और डिग्री किया। और डिप्लोमा डिग्री करने के बाद नेचुरोपैथी और योग की पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैंने योग और नेचुरोपैथी की क्लिनिक भी स्टार्ट की। साथ ही साथ बहुत सारे सोशल एक्टिविटी में मैं अपने आप को एंगेज रखी। योग नेचुरोपैथी से लोगों को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, किसी की बीमारी को कैसे रिवर्स कर सकती हूँ, उसी रास्ते में मैं आगे बढ़ते गई। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़कर मैंने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को योग नेचुरोपैथी के थ्रू अपने हेल्थ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे हेल्दी बना सकते हैं और अपने लाइफ को किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, दीर्घायु बन सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत मोटिवेट किया। साथ ही साथ मुझे सोशल कंट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, जिससे मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे चरक सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे योगा में पीएचडी करते हुए, पीएचडी के बाद ये गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। जब मेरी पीएचडी चल रही थी, उसी समय मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना घटी, जिसने मुझे पूरे अंदर तक तोड़ के रख दिया। 2015 में मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, लास्ट स्टेज कैंसर। तो मैंने पापा को ज़्यादा देर ना करते हुए दिल्ली बुला लिया। उनकी ट्रीटमेंट मैंने बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराया और उनके ऑपरेशन करवाया, बट अफ़सोस है कि मेरे पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसी दिन बोल दिया कि इनके पास 6 महीने से 8 महीने के टाइम है। इसी समय के दौरान आप बस इनका ख़्याल रखिए। अब उसी दौरान जब मैं पापा के ट्रीटमेंट के लिए इधर-उधर भटक रही थी, तो उसी टाइम मैंने कोशिश किया पापा को कुछ देर तक उनको मेंटल पीस मिले, वो ये सारे जो कैंसर की बीमारी के स्ट्रेस से बाहर रहे, इस वजह से उनको मैंने मेडिटेशन की रास्ता पकड़ाया। मेरे पापा ने मेडिटेशन किया, योग के अभ्यास किया, जो मेंटल स्ट्रेस से वो थोड़ा रिलीफ़ हो गए थे। कैंसर की भय से वो दूर हो रहे थे और वो पूरी तरह सेटल हो रहे थे। बट प्रिपेयर थे कि अगर कल को मेरे मौत आ जाए, तो मेरे बच्चे अनाथ ना हो, वो अपने आप को आगे बढ़ा सके और उसी दौरान पता चला मेरे पापा के डेथ हो गया है। जब मैं वापस दिल्ली आई घर से, तब मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। मोरल पूरी तरह मेरे डाउन हो चुका था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जिनके वजह से कर रही थी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया बचपन से, आज वही नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगी इसको लेके? ये डिग्रियाँ करके, ये पीएचडी करके मैं क्या करूँ? लेकिन धीरे-धीरे मुझे मेरे कुछ वेल विशर जैसे मेरे योगा के क्लाइंट्स, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मोरल सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे उस चीज़ों को रियलाइज़ कराया कि तेरे पापा कहीं न कहीं ये चीज़ें देख रहे होंगे कि तू उनके सपने को आगे बढ़ा रही है। तो उससे मुझे हिम्मत मिली और मैंने पीएचडी कंप्लीट किया और पीएचडी में मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और मैं जस्ट आगे बढ़ ही रही थी, थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को सेटल कर रही थी, मेंटली सपोर्ट लेके मैं अपने आप को फिर से स्टार्ट कर रही थी। वो सारे पुराने स्ट्रगल को भूल कर मैं आगे बढ़ रही थी। मेरे लाइफ में फिर एक दौर आया, जिसने मुझे पूरी तरह फिर से तोड़ कर रख दिया। वो दौर था कि मेरे लाइफ की सबसे एक ऐसी स्ट्रगल टाइम, जो ना मैं खुद फेस कर पा रही थी, ना मैं किसी के सामने बोल पा रही थी। 2018 का टाइम था, जब मेरे शादी फिक्स हुआ और मैं ऐसे एक बंदे से शादी की, जिसके साथ मेरे एक सपने जुड़े थे। मैंने खुद पसंद से शादी की, मेरे घरवालों ने उस शादी को एक्सेप्ट किया और घर में बहुत धूमधाम से शादी हुआ। सभी लोग अटेंड किए, बहुत खुश थे सब। शादी के 1 हफ्ते बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जो शादी को लेकर
मेरे मन में एक डर बैठ गया। आपको मैं ये पूरी तरह बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने इतनी सपने जोड़े थे। आपने भी कभी न कभी शादी को लेके सपने जोड़े होंगे और आपके मन में भी शादी को लेके एक्साइटमेंट होती होगी। बट शादी के बाद अगर आप जो सोच रहे हो वो ना हो, कुछ उल्टा हो जाए, तो आपको कैसे लगेगा? आपकी माइंड की स्टेट कैसे पहुँचेगा, कहाँ तक पहुँच सकता है? आज आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ उस टाइम क्या हुआ। मेरे सपने सपने सारे टूट गए और मैं पूरी तरह हार गई। शादी के 1 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड की इतनी ताने सुनने पड़े कि तुम ये नहीं करोगी, तुम ये ना करो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? जबकि उनको शादी से पहले पता था कि मैं किस फ़ील्ड में काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, तुम जो कर रहे हो शादी के बाद भी कंटिन्यू करना। बट शादी के तुरंत बाद उनकी सारे जो बातें हैं, वो पलट गए। उन्होंने मुझे सारे चीज़ों में रोक लगाने लग गए और सारे चीज़ों में ताना देने लग गए कि तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी हस्ती बनना चाहते हो? तुम इससे क्या अवार्ड मिल रहा है तो उसको लेके वो खुश होने की बजाय वो मुझे ताने मार रहे हैं कि ये अवार्ड को लेके क्या करोगी? और तुम ये अवार्ड लेके तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उनके मुँह में हमेशा यही बात निकलती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे मन में हमेशा उनके प्रति जो सम्मान था, उसी को लेके मैं उनको हमेशा समझाती थी कि एक लड़की चाहे सब कुछ कर सकती है बट उनको हमेशा किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप हस्बैंड बन रहे हो मेरे, तो हस्बैंड के तौर पर मुझे सपोर्ट करिए, मैं कुछ ना कुछ बन जाऊँगी, कुछ ना कुछ कर लूँगी और इससे मेरे भी आत्मसम्मान बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके भी सम्मान बढ़ेंगे। बट वो मानने को तैयार नहीं थे। वो हमेशा इतना डिमोरलाइज़ करते थे, हमेशा ताने मारते थे और हमेशा मुझे बैड लैंग्वेज यूज़ करके गालियाँ देते थे। मेरे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मम्मी, मेरे बुआ, मेरे भाई के सामने वो मेरे ऊपर हाथ उठाए और उसके बाद भी मैंने अपने आप को समझाया कि थोड़ा टाइम लगेगा हमारे रिलेशनशिप को सही करने में। फिर भी मैंने कोशिश करती रही और मेरे घरवालों ने भी मुझे समझाया कि थोड़ा टाइम दो, रिश्तों को थोड़ा टाइम देने से रिश्ते सुधरते हैं और हर हड़बड़ी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। और ये आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी अगर आप एक लड़की हो और आपने एक शादी के रिलेशनशिप में जुड़े हो, तो कभी ना कभी आपके सामने भी ऐसे ही क्वेश्चन्स आए होंगे, ऐसे परिस्थिति आई होगी और घरवालों की यही सजेशन हो रही होगी कि आप एडजस्ट कर लो, थोड़ी एडजस्ट कर लो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट उसके बाद क्या हुआ था, मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि ये दिन खत्म नहीं हो रहे थे, ये धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। ये जो मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर ये दिन पर दिन बढ़ता रहा। और साथ ही साथ मेरे फिजिकल टॉर्चर होने के साथ-साथ मैं मेंटल टॉर्चर होने लगी। मैं रात को सो नहीं पाती थी, रात-रात भर जगी रहती थी। सुबह मुझे ऑफ़िस जाना होता था, उसी टाइम एम्स में मेरे पास एक इंटर्नशिप का ऑफ़र आया और मैं मास्टर्स इन न्यूट्रिशन कर रही थी इग्नू से और उसी टाइम मैंने अप्लाई किया था एम्स में इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ से मुझे लेटर आया कि मुझे वहाँ इंटर्नशिप करने को मौका मिल रहा है। तो मैं वहाँ पे प्रोफ़ेसर मैडम से केपी कोचर मैडम से जुड़ी और उनके अंडर में मैंने अपने इंटर्नशिप को कंटिन्यू किया। साथ ही साथ कोविड के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स मैंने मैम के साथ मिलके और डेवलप किया और मैम की रिसर्च लैब में मुझे काम करने को मौका मिला। वहीं पे काम करते-करते इंटर्नशिप खत्म होने तक मुझे मैम ने जॉब ऑफ़र की, जो एक प्रोजेक्ट था और 3 साल का प्रोजेक्ट था। जब ये सारे काम चल रहे थे, उसमें मुझे बहुत सारे एप्रिशिएशंस मिल रहे थे एम्स के डॉक्टर से, प्रोफ़ेसर मैडम से और आपको मैं बता दूँ, आप बताइए मेरी लाइफ़ कैसे चल रही होगी? आप समझ रहे होंगे कि मेरी लाइफ़ धीरे-धीरे ठीक हो गई होगी, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है। मेरी लाइफ़ प्रोफ़ेशनल अच्छा चल रहा था बट पर्सनल लाइफ़ जैसे की वैसे ही था। सुबह, शाम, दोपहर कभी भी उनका कॉल आता था या कभी भी उनका मैसेजेस आते थे जो टॉर्चर से भरा हुआ था। उसको मैं झेल नहीं पा रही थी और सुबह उठ के मैं उस चीज़ को सामना कर रही थी। फिर सुबह अपना काम ख़त्म करके ऑफ़िस पहुँचती थी, वहाँ पे रिसर्च लैब में काम करती थी और वहाँ पे लोगों के साथ मिलके जब अपने पेपर्स लिख रही थी, रिसर्च पेपर या कुछ काम भी कर रही हूँ वहाँ पे लैब में, तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में कभी न कभी वो आके डिस्टर्ब कर रहे थे। और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, जब मैं एम्स में ही जॉब पे थी, तो तभी मेरे को एंग्ज़ायटी की अटैक हुआ क्योंकि ये इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी मैं, कि वो इतना ट्रिगर करा मुझे कि रात-रात सोना
मेरे लिए मुश्किल हो गया था। रात को मैं सो नहीं पा रही थी, सुबह जाके ड्यूटी कर रही थी, तो उसी दौरान मुझे एंग्ज़ायटी की अटैक पड़ी और मुझे अपने आप को ठीक करने में पूरी तरह कोशिश करने के बाद भी और मैं अपनी मेडिटेशन जारी रख रही थी, अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रही थी, फिर भी कहीं न कहीं वो चीज़ें मुझे इतना ट्रिगर किया कि वो मेरे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी हैम्पर करने लग गया। एक दिन ऐसा था जिस दिन मैं ऑफ़िस में थी और मैम मुझे कुछ पूछ रहे थे, कुछ काम करवा रहे थे, तो उस टाइम मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो मैम को पता चला कि मैं कुछ परेशानी से हूँ और मैम ने खुद आके बोला कि बेटा क्या हुआ? और उसी दिन मैं मैम के कंधे पे सिर रखकर बहुत रोई। फिर मैम को समझ में आया और मैम ने मुझे रेफ़र किया कि तुम काउंसलिंग कराओ अपना। जो चीज़ से जूझ रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें आगे क्या करना है, तो उसकी क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी। वो मैम मेरे एज़ ए मदर मुझे बहुत हेल्प की, तो उन्होंने बोला इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के अपने आप को खराब करना, अपने हेल्थ को हैम्पर करना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आपको जो डिसीज़न लेना है, आपने 5 इयर्स पूरी तरह टाइम दे चुके हो अपने रिलेशनशिप को, अब तुम्हें सही डिसीज़न लेके आगे बढ़ना चाहिए। जो रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाएगा, उसको लेके आगे चलने का कोई मतलब नहीं। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी और वहीं पे मेरी चुनौती ख़त्म नहीं होती है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक गाँव से हैं और एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें आती हैं जब डिवोर्स की बात होती है। जब मैंने ये बात बोली, तो मेरे घर में ऐसे माहौल था कि सभी लोग मुझे समझाने लगे कि और थोड़ा टाइम दे दो, और थोड़ा एडजस्ट करो। तब मैं पूरी तरह फेड अप हो चुकी थी कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अगर आपको इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करना है तो आप भी एक बार कोशिश करके देख लीजिए। तब मेरे मम्मी ने उनके फैमिली से बात की, बट उनके फैमिली की तरफ से उस लड़के की तरफ से इस तरीके से रिएक्शन आया, उन्होंने मेरे मम्मी को गालियाँ दी, मम्मी को बहुत ब्लेम किया। उस टाइम फिर मेरे मम्मी ने मेरे साथ दिया और मैंने डिवोर्स फाइल किया। जब डिवोर्स फाइल किया, उस टाइम पर जाके कोर्ट में भी काफ़ी उन्होंने हैरेस किया मुझे। एडवोकेट के सामने, जज के सामने मेरे कैरेक्टर को असैसिनेशन करने लगे। मेरे कैरेक्टर ख़राब है, मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों के साथ रिलेशन है, मैं जॉब करती हूँ, तो उसको लेके उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पे मुझे हैरेस किया। उस कोर्ट में मुझे जब वो लोग हैरेस कर रहे थे, उनके एडवोकेट भी और वो भी, तब मैंने ठान लिया था कि नहीं मुझे जितना भी जो ये हैरेस करे, फिर भी मुझे नीचे नहीं झुकना है, मुझे आगे बढ़ना है और इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। तब मैंने पूरी तरह इस रिलेशनशिप से बाहर निकली। आपको मैं बता दूँ कि ये जो 5 साल के टाइम था, शादी से लेके डिवोर्स तक, ये टाइम ऐसा था कि जिसमें मैं सिर्फ़ टॉर्चर होती रही। मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब पूरी 5 साल में हम 5 महीने भी साथ नहीं रहे, 2 महीने मैक्सिमम साथ में रहे होंगे। जब साथ रहते थे फिज़िकल टॉर्चर होती थी, जब साथ नहीं रहते थे फ़ोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू मेंटली टॉर्चर होती थी। तो ये सारे सिलसिला चलता रहा और जब 5 इयर्स में मैंने इस डिसीज़न को फाइनल किया कि मुझे डिवोर्स लेके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, तो मैं 5 इयर्स के बाद इस रिलेशनशिप से बाहर निकली और अपने करियर पे फ़ोकस करके आगे बढ़ रही। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, तो मैंने नेट की एग्ज़ाम पहले भी दिया था, लेकिन मेंटली टॉर्चर होने के कारण मैं माइंड से प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है। उस टाइम मैं इतनी स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से मैं 2 बार नेट की क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन जब डिवोर्स हुआ, उसके बाद मैं पूरी तरह 1 साल टाइम दिया और मैंने नेट क्वालीफाई किया और एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आज के टाइम पे मैं वर्क कर रही हूँ। मैं 2 बार नेट की क्वालीफाई कर चुकी हूँ और मैं न्यूट्रिशन की भी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं आपको इसीलिए बताना चाह रही थी कि आप लोग भी कोई भी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, आप सिर्फ़ मेंटली स्टेबल रहिए और सेल्फ मोटिवेशन के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए। साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, फैमिली के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि आपकी जो सफ़र है, वो बहुत आसान होने लगेगा। जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आए, कभी भी निजे खुद को छोटा नहीं समझना है, कभी भी खुद को डिमोरलाइज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हुए अपने के एक फ़ोकस करिए, अपने एम कहाँ रख रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी तरह अपने जी-जान लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, जिस फ़ोकस के साथ आप अपने लक्ष्य को पूरा करने दौड़ेंगे, तो आप कभी ना कभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अंत में यही बोलना चाहूँगी
कि अगर आप एक लड़की है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आज नहीं पढ़ रही होती, अगर मैं आगे नहीं बढ़ी होती, लोगों की बात सुन के पीछे रह जाती, तो आज मैं उस दलदल में फँसी हुई रहती। लेकिन मैंने पढ़ी-लिखी थी और आगे बढ़ रही थी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जुनून थी, जिस वजह से मैं आज अपने आप को स्टेबल कर पाई, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाई और एक पहचान बना पाई। आज की डेट में मैं आपको बता दूँ कि कुछ नहीं है, तो एट लीस्ट मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास एक मंथली इनकम है, जिससे मैं अपने आप को चला पा रही हूँ, कुछ लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ, साथ ही साथ मैं सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन दे पा रही हूँ। मैं आपको इतना सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ना-लिखना हमेशा जारी रखिए और कुछ बनने तक की अपने पढ़ाई जारी रखिए। मैं आज इस मंच पर खड़े होके आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ, अपनी सुजाता से लेकर डॉक्टर सुजाता बनने तक की सफ़र को आपको शेयर कर पाई। और अगर मेरे ये लाइफ़ स्टोरी अगर आपको अ, थोड़ी-सी भी मोरल मोटिवेशन दिया होगा, तो मैं अपने आप को धन्य मने करूँगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जोश टॉक को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जोश टॉक की टीम को पूरी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, इस स्टेज पर खड़े होके अपने लाइफ़ की स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में जब कोविड की दौर चल रहा था, उस टाइम सब काम ठप हो चुका था, मैं घर पे थी और सारे ऑनलाइन काम कर रही थी, तभी मैं ये जोश टॉक की शो देखना स्टार्ट किया था। उसी टाइम पहली बार मैंने शो देखा और मेरे पास मैंने सब्सक्राइब कर दिया था, तो जिस वजह से मुझे टाइम टू टाइम अपडेट आते थे। काफ़ी लोगों की इंटरव्यू मैंने देखा और उस टाइम मैंने जो देखना शुरू किया था और आज मैं 5 साल बाद इसी स्टेज पर खड़े होकर अपनी लाइफ़ स्टोरी सुना पा रही हूँ। ये जो टाइम था और आज की जो समय है, जिस टाइम मैं आपको सुना रही हूँ, तो ये बहुत ही मेरे लिए एक बड़ी प्रिविलेज वाला मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है कि मैं आज इसी स्टेज पर खड़े होके आप सभी के साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर कर पाई। थैंक यू जोश टॉक, थैंक यू एवरीवन।